नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और उम्मीद है आप अपने काम को बेहतर और सुचारू तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सारे वर्ष 2021 में होने वाले हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मान के चलिए कि जो पिछला अकाल पड़ा हुआ था गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का, वो इस साल में भर जाएगा। तो आज हम राजस्थान पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2018 में, उसके जो जीके वाला पार्ट है उसको हम यानी पेपर फर्स्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो जीके के क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करंट के आए हुए क्वेश्चन या फिर आपके मान के चलिए कि जो मैथ और रीजनिंग के 15-20 क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल जीके के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने चौहान राजवंश के बारे में पूछा गया है कि कालक्रम अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले अगर आप लगा सकते हैं तो एलिमिनेट मेथड लगाइए प्यारे बच्चों। एलिमिनेट मेथड ऐसा होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला जो शासक था वो वासुदेव था, जिसने स्थापना की थी 500वीं ईस्वी में। जो उनका स्थान है सांभर को उस वक्त सपात लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर जो है चौहान वंश की स्थापना की गई थी, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है कि अगर आपने पृष्ठभूमि नहीं पढ़ी किसी भी टॉपिक की, चौहान डायनेस्टी को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल क्या कभी भी नहीं कर पाओगे। करोगे तो क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। तो वासुदेव के बाद में जो आए थे वो विग्रहराज द्वितीय आए थे, फिर उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम थे। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज प्रथम है। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में अजय राज आए थे, फिर आए थे आपके अरुणोराज, और फिर आपके आए थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका दूसरा नाम क्या है? बीसल देव जो है इनका दूसरा नाम है, बीसल देव। बीसल देव रासो, क्योंकि ये कवि क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी रुचि थी और स्वयं भी एक बहुत बड़े कवि थे। तो कवि बांधव के नाम से भी इन्हें जो है जाना जाता है। तो इस तरह से इनका क्रम है 1 2 3 4। तो यानी कि विकल्प 4 बिल्कुल सही है। विग्रहराज के बाद में सोमेश्वर आते हैं, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिता, फिर वहां पर आते हैं उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था और एक शब्दवेदी बाण से बाद में उनका वध भी किया था। तो इस तरह की पूरी कहानी है ना। अगर आपने चौहान वंश को पढ़ा नहीं है, देखिए यहाँ पर जो पढ़ाई है ना, अगर पूरा आपने पढ़ा है तो ही उसका आउटपुट आएगा। 90% पढ़ाई भी की है तो उसका आउटपुट 0 आएगा। यदि आपने पूरा नहीं पढ़ा तो उसका आउटपुट है वो आप नहीं ले पाओगे। तो चौहान वंश आपको पूरा याद होना जरूरी है इस तरह के प्रश्न में। और चौहान से आ सकता है, हो सकता है सिसोदिया वंश से आ जाए। तो सिसोदिया वंश का आपको एक ओरिजिन तो पता होना चाहिए ना, बेसिक, कि भाई इसकी स्थापना किसने की। सबसे पहले बप्पा रावल थे, वो कौन से कालक्रम के थे। तो नामों में भी काफ़ी ज़्यादा संशय है। चौहान है, सिसोदिया है, कछवाहा है, इस तरह के सारे वंशावलियों की जो आपको बेसिक है ना, भले उनकी आपको कहानी याद ना हो, लेकिन बेसिक चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए कि इसके स्थापक कौन थे, पहले शासक कौन थे, और जिनकी ख्याति किसी विशेष उससे जुड़ी हुई है। जैसे चौहानों में सबसे ज़्यादा प्रतापी पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, जिनको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उनके बारे में, चाहे वो उनका संयोगिता से जो भी प्रेम प्रसंग हो और मोहम्मद गौरी से उनकी लड़ाई हो, उनके समय के जो उनके कवि थे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो, और चंद्रवरदाई के पुत्र ने भी जो उसमें बाकी का कार्य किया था, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। देखिए क्वेश्चंस की प्रवृत्ति देखिए, कितना टफ क्वेश्चन है। टफ उनके लिए जिन्होंने बहुत ऊपर ऊपर से इसको पढ़ के गए होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए सब करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में जो अप्रोच लेके जाएं और एग्ज़ाम हॉल में जो आपको क्वेश्चंस को बना दे, वही पढ़ाई सबसे ज़्यादा कारगर मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक एक अगर हम व्यक्ति को लेवें तो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी, ये दोनों जो है प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। देवी शंकर तिवारी के बारे में जो है आरबीएसई बोर्ड की जो किताब है उसमें प्रजामंडल को बहुत ही ब्रॉडली और स्पष्ट ये सारी चीज़ों को दिया हुआ है। तो देवी शंकर तिवारी
जो जयपुर प्रजामंडल है, ये पहले गैर सरकारी मंत्री थे, गैर सरकारी मंत्री थे। इनकी नियुक्ति 15 मई 1946 में हुई थी। फिर अगर हम दौलतमल भंडारी की बात करें तो ये विधानसभा में नेता बने थे जयपुर प्रजामंडल में ही लगभग 1 वर्ष बाद में 1947 में, मई 1947 में। रामकरण जोशी भी जो है वो प्रजामंडल के आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रयागराज भंडारी, ये गलत है। तो इसका सही जवाब यही पूछा है कि कौन सा सक्रिय नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित किया? तो देखिए इसमें जो है फैक्ट हमें पता होने चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब है अवध। अवध एक ऐसा राज्य था जिसे कुशासन के आधार पर अधिग्रहण किया गया था। और सतारा था, ये व्यक्तिगत नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के काल में ही जो है इसका अधिग्रहण किया गया था 1848। व्यक्तिगत नीति के तहत सबसे पहले सतारा को अधिग्रहित किया गया था। इसका आंसर तो अवध ही होगा। मैं आपको बताना जानकारी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, झांसी का 1853 में किया गया था और नागपुर 1854 में। लेकिन ये किस नीति के तहत किए गए थे? ये तीनों है ना, 1, 2 और 4, ये विकल्प व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इन्होंने जो है लॉर्ड डलहौजी ने इन तीनों क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमने दिया है तो थेवा कला प्रतापगढ़ में फेमस है, सोनी परिवार इसका बहुत अच्छा विद्वान है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो मीनाकारी जयपुर की है और अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये इसका सही जवाब होगा। टेराकोटा शिल्प मोलेला वर्क से संबंधित है, तो ये मोलेला जो है ये राजसमंद में है। RS मेंस में 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये परीक्षा 2018 में हुई थी और मेंस की एग्जाम है वो जून 2019 में हुई थी। अगर कोई सारे विकल्पों को इस तरह से अगर सॉल्व करेगा तो उसे आगामी परीक्षाओं के लिए कितना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड उसे के सामने तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं फ्रेंड्स, उनके बुद्धि में एक बात फिट होती है कि उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं होते क्वेश्चन बनाने के लिए। वो उन्हीं क्वेश्चंस को, विकल्पों को तोड़ मड़ोड़ के भविष्य के लिए काम में लेते रहते हैं। तो ये बात आपको, जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनी जो पढ़ाई का जो आपका एक तरीका है उसमें ढालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ आपको लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तकों, उनकी रचनाओं के संबंधित जो है यहाँ मैच द कॉलम का एक ये प्रश्न है। तो देखते हैं इसे अपन। करनीदान ने जो पुस्तक लिखी थी वो है आपकी सूरज प्रकाश। तो ए में सेकंड ऑप्शन आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो आपके जो हैं वो गलत हो गए, मतलब इनको अपन विकल्प में शामिल नहीं कर सकते। अब हमारे पास में जो है वो 50-50 वाला एक वो है, क्योंकि हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया। तो इन दोनों में से सही होगा। अब हमको जो भी सही आता है, जैसे सूर्य मिश्रण का हमें आमतौर पर, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आमतौर पर पता होता है कि ये जो है वंश भास्कर बूंदी में जो है कवि थे, बूंदी के दरबार में। तो इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, जो तात्कालिक समय की राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में एक वृतांत है, विस्तृत वृतांत है। तो हमें पता है डी में तीसरा आएगा, तो डी में तीसरा यहाँ पर है, ए में दूसरा यहाँ पर है, और ये जगह सेटिस्फाइड नहीं होती देखिए, तो आपके पास में जो आंसर है ना वो खुद ही निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 श्यामल दास और मुहणोद नैन्सी। तो इस तरह से टफ क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो देखिए किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर में, ये तो गुर्जर प्रतिहार शैली का ही है। ओसिया का सूर्य मंदिर, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। गोठ मंगलोद का दधी माता मंदिर नागौर का। जिप्सम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है निकलता है। इस तरह से अपन नॉलेज को लिंक करते हुए चल सकते हैं आगे। चार चौमा मंदिर, ये इनसे पुराना है और ये गुप्त काल के भी पहले के समय का माना जाता है। तो चार चौमा मंदिर जो है ये कोटा 12 क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका सही जवाब यही होगा, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो गवरी जो है ये भीलों का लोक नृत्य है। वालर
बिना वाद्य यंत्रों के जो है बिना वाद्य यंत्रों के ये संपादित किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। मांदल की विशेषता क्या है? लूर और मांदल में केवल और केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इन सारी चीज़ों को आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप अपने नोट से और जो भी आपका सोर्स हो वहाँ से आप इन्हें अलग से कंफर्म करते हुए चलें, वापस इन्हें रिवाइज करें, तो इनके बारे में जो एक दो बातें आपको और जानने को मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी ढूढ़ाड़ की उपबोली नहीं है? तो यह है राठी। राठी इसकी उपबोली नहीं है, बाकी सारी जो है ये ढूढ़ाड़ी उपबोली में आती हैं। तो मैंने आपको बताया है जो भाषा और बोलियां मैंने आपको पढ़ाई हैं साहित्य के साथ में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैप के साथ में डिस्कस करवाया। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो है इनके बारे में बता दूं। देखिए कोटा की जो क्रांति हुई थी वो बहुत ही नागरिकों यानी कि आम जन के द्वारा की गई क्रांति थी, वो सैनिक क्रांति नहीं थी। कोटा की क्रांति ना ही वहाँ पे कोई सैनिक छावनी थी। तो मेजर बर्टन, इनके एक पुत्र, दो पुत्र थे और एक इनका डॉक्टर था सैडलर कॉटम। तो फ्रेंड्स इन सभी की हत्या की गई थी और मेजर बर्टन का जो सर है वो काट करके पूरे शहर में उसको घुमाया गया था और महाराज को अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया गया था। क्रांति के प्रणेता थे जयदयाल और मेहराब खां। तो फ्रेंड्स मेहराब खां और जयदयाल इनको बाद में फांसी दी गई थी। और करौली के अपने एक गद्दार शासक थे मदनपाल, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, जिससे वापस से जो जनता को खदेड़ करके शासन को अपने हाथ में लिया गया। तो 15 अक्टूबर 1857 की ये डेट है जो कोटा की क्रांति से जुड़ी हुई है, आप इसे जो है लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो ये जो राजस्थान के महल है उसमें मैंने आपको करवाया है नसिया मंदिर, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर दिए गए हैं और प्रारंभिक वर्ष उनका पूछा गया है। तो मैंने आपको जब प्रमुख त्योहार बताए थे तो उसमें ये पूरा टॉपिक जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए शक संवत है, ये 78 ईस्वी का इसका जो आधार वर्ष है वो माना जाता है। फिर बात करेंगे विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का जो इसका आधार वर्ष है वो माना जाता है। फिर हम बात करेंगे तो देखिए इस तरह से ए में चौथा आ गया, तो यहाँ पर जो दो विकल्प हैं ये हमारे लिए आंसर हो सकते हैं, बाकी तो आप काट दीजिए इन्हें। ए में चौथा है, बी में तीसरा है, ठीक है हो गया। अब सी और डी में बात है तो सी और डी में देखिए सी में यहाँ पर आएगा हिजरी संवत 622 ईस्वी का माना जाता है और गुप्त संवत 319 ईस्वी का माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2। ये आपको जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें अच्छे से करवाया है आर्ट एंड कल्चर सीरीज में, तो आप वहाँ पे जाके से और अच्छे से कंटेस्ट कीजिए। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षय पटलिक की जिम्मेदारी थी। तो देखिए ये जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ से जो है इस प्रश्न को उठाया गया है और आरबीएससी की जो बुक्स है वो इसका सबसे बेहतरीन सोर्स है। तो मुख्य लेखाधिकारी के रूप में, जैसे आज हम ऑडिटर के नाम से जानते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर एक तरह से मान सकते हैं, तो वही इस स्क्रूटनी के काम को करता था। तो अक्षय पटलिक ये किससे? लेखाधिकारी के काम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट कीजिए। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जब क्वेश्चन को टफ बनाने का जब होता है आयोग का मन कि इजी क्वेश्चन को किस तरह से टफ बना के दिया जाए, तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको हमेशा दी जाएंगी। तो देखिए कुछ आंदोलन दिए गए हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए और उनका कालक्रम पूछा गया है। सबसे पहले लेते हैं होम रूल आंदोलन। तो देखिए होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। तो ये 1916 में चलाया गया था और इनका उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारिक रूप से लोगों को संगठित किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रेरित किया जाए। तो एनी बेसेंट का था वो अडियार मद्रास में था उसका मुख्यालय।
बाल गंगाधर तिलक पूरे उत्तरी भारत और कुछ मध्य भारत के हिस्सों में इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो 1916 जो है इसकी डेट है। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो अपने कुछ 78 लोगों को लेकर के उन्होंने नमक तोड़ने का कानून बनाया था, नमक तोड़ने की एक प्रथा चलाई थी। तो उसमें काफ़ी यात्रा करके वो 6 अप्रैल को दांडी मार्च जिसे यात्रा बोला जाता है वहाँ पर गए थे और उन्होंने नमक बनाया था। तो 1916 और 1930 अब आपको पता चल गया कि जो सबसे पहले घटना है वो होम रूल की है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक को जो है जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की एक जब पहल हुई थी तो उसमें तुर्की के शासन का जो अपना रुख रहा था तो उसके ऊपर बाद में युद्ध खत्म हो गया। तो अंग्रेजों ने उनको जलील करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए जो भी कदम उठाए थे उसके विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया एक मुहिम थी, एक आंदोलन था। तो ये 1919 है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8 अगस्त 1942 है, सबसे बाद की वो है घटना। तो यहाँ से जो आप देखेंगे ए, सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद में खिलाफत आंदोलन आएगा 1916, 1919, फिर इसके बाद में विकल्प बी आएगा 1930, फिर आएगा आपका डी जो 1942 का है। तो यहाँ पर विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये है अबुल फैजी। ठीक है, जो लीलावती पुस्तक है वो अबुल फैजी के समय की है। अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने खान खां नाम से अपनी किताब लिखी थी। अब्दुल कादिर बदायूनी, तो बदायूनी थे ये 1576 के समय पर भी मौजूद थे। अबुल फजल ये अकबर के समय के माने जाते हैं। तो इस तरह से हम एक लिंक बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुगल काल में लीलावती पुस्तक के बारे में पूछा गया। तो ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है कंठस्थ करनी पड़ेंगी। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार था, तो ये तो कछवाह थे। आप अगर अकबर के समय से भी देखेंगे तो जिसे बोला जाता है अकबर और राजा भारमल की पुत्री जोधा नाम से जो अपन जानते हैं, कई कई जगह उसका नाम हरकूबाई भी है। तो मरियम उस्मानी भी उसका एक नाम है। तो इन सारी चीज़ों को अपन को जो है लिंक जब हम पढ़ते हैं अपने नोट्स में तो सारी चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है। तो कछवाह वंश था, देखिए ये तो निर्विरोध रूप से बिल्कुल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। COP23 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये है। तो ये COP23 तो देखिए 92 में हुआ था। तो वर्तमान में ये करंट का क्वेश्चन है तो अभी तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके बाद में COP24 भी हो गया, COP25 भी हो गया और COP26 अब होने वाला है। 2020 में तो देखिए कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन अब ये होगा। ये कहाँ पर होगा? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में ये होगा। COP24 कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में हुआ था, कोटविस नाम की जगह पर। COP25 चिली में हुआ था। तो COP26 है, ये हमारे काम का है। तो मैं इसे यहाँ पर जो है इन सारी जानकारी को हटा देता हूँ और जो है COP26 ही अपन इसे मान के चलते हैं। तो COP26 कहाँ पर होगा? ग्लासगो UK। केवल यही जानकारी काम की है। COP23 अब हमसे कोई नहीं पूछेगा। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के, अगर हम राजस्थान के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उदयपुर है वहाँ के उत्तर पश्चिम जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा का जो वो है स्थान, आप राजसमंद से जो अड़ता हुआ भाग है उदयपुर सीमा का, उसे जो है भोराट के पठार के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट सक्यूलेंट कारू, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है साहब अफ्रीका में और ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित है? तो सबसे कम महिला साक्षरता है वो है जैसलमेर में, उसके बाद सिरोही, जालौर और बाड़मेर। अगर मैं ये तो देखिए कम साक्षरता का पूछा है, अगर अधिक साक्षरता का पूछा जाए तो महिलाओं के लिए जयपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनू जो है काफ़ी ज़्यादा
महिलाओं का जो साक्षरता का वो है प्रतिशत वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह से अपन बहुत सारी चीज़ें, वो इसमें पुरुषों की भी एक कैटेगरी बनती है कि उनकी जो अधिक साक्षरता दर और निम्न साक्षरता दर, तो उनकी सीरीज अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जब मैंने जनगणना और उसमें करवाया था सर ने, तो वहाँ पर आपको कई बार ये रिवाइज करिए। ज़रूरत है इन्हें बार बार पढ़ते रहने की, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बार बार रिवाइज कीजिए। वो चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आप ऑप्शन में देख के अपने आप पहचान जाओगे। चित्तौड़गढ़ और जैसे बांसवाड़ा है, ये महिला साक्षरता में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं है। सवाई माधोपुर जो पूर्वी राजस्थान है, वो महिला साक्षरता में काफ़ी आगे है। तो इस तरह से अपन चीज़ों को लिंक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये ऑप्शन कट जाएगा, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है, बांसवाड़ा भी नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा में जो है ज़्यादातर एसटी बाहुल क्षेत्र है। तो रिजर्वेशन के कारण वहाँ पे जो शैक्षणिक उनकी स्थिति है वो बहुत निम्न नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है अपन को लिंक करते हुए चलना है, और आईक्यू को अपन को इस तरह से ढालना है पढ़ाई करने के तरीके में, ताकि क्वेश्चंस को अपन स्मार्ट वर्क, देखिए हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन अब क्या है कि टाइम बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, एग्ज़ाम का टोन बदल रहा है। आजकल पेपर टफ आते हैं, और कट ऑफ भी जो है ज़्यादा जाती कम नहीं जाती, क्योंकि कंपटीशन गोइंग टफ ईच एंड एवरी डे। उस पल्लता दर्रा, तो उस पल्लता दर्रा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो उस पल्लता दर्रा कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। जो दक्षिण अमेरिका, जैसा अगर आप देखेंगे तो चिली और अर्जेंटीना की यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर जो है ये उस पल्ला दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। तो देखिए, लौटता मानसून को बोला जाता है निवर्तन की क्रिया। तो ये अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो यहाँ पर जो है राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिमी भारत में। तो मानसून जब इस तरह से आता है, तो वो लौटने की जो प्रक्रिया होती है उल्टी, वो भी इसी तरह से होती है। तो ये निवर्तन बोला जाता है इसे, और ये अक्टूबर से दिसंबर का समय इसमें होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर है यही है। पिछले 3 बार के सर्वे से 2017 में भी और 2019 में भी जो 16वीं रिपोर्ट आई थी, उसमें भी 9.57% ही विद्यमान है। आपको पता होना चाहिए। रिसोर्स सेट जो उपग्रह है वो काम में लिया गया है, यानी कि डिजिटल रूप से जो है ये इस बार की गणना हुई है। तो फ्रेंड्स, कार्टोसैट और रिसोर्स सेट ये दोनों ही महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आपको 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो करवा दी गई है। एक बार आप उसे जाके रिवाइज कीजिए। यहाँ पे 2019 भी होगा तो भी उसका उत्तर यही होगा, ठीक है। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कठियावाड़, तो देखिए गुजरात वाला हिस्सा है। मालाबार तट वो केरल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। कोंकण तट गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक कॉमन पार्ट है, जिसे मुख्य रूप से ये गोवा के नाम से इसे जाना जाता है। कोरोमंडल जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर जो है काम पूरा मैपिंग का है। देखिए, मैं आपको एक बार मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप इसे मान के चलिए, ये इस तरह से ये आपका भारत का नक्शा हो गया। तो साहब, ये जो हिस्सा है ना, ये आपका कठियावाड़ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो ये वाला है, ये मालाबार हो गया। और ये वाला जहाँ पर गोवा है, तो इसको अपन बोलते हैं कोंकण तट। और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कोरोमंडल बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो कोरोमंडल ही होगा, जो भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्योंकि पश्चिमी तट तो देखिए ये वाला है, ये किस में आता है? ये पूर्वी तट में आता है, ये आता है आपका पश्चिमी तट में। तो इस तरह से अपन इन चीज़ों को जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं, और इनको लिंक करते हुए आगे बढ़े कॉन्सेप्ट के साथ में, तो हमें जो है फ़ायदा होगा पढ़ाई में और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? तो ये है आपका कुल्टी। देखिए, दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई, ये सभी जो है यहाँ पर आयरन स्टील का जो है प्लांट है। कुल्टी में ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से संबंधित नहीं है, यानी कि इनसे ये प्रशासित नहीं होता है। इसके लिए आप जो औद्योगिक प्रदेश है राजस्थान, यानी कि पूरे इंडिया के जो औद्योगिक प्रदेश वाला चैप्टर है,
उसे एक बार रिवाइज कीजिए। ये आपको क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कराया गया है। सेल्वास का अर्थ क्या है? देखिए सेल्वास, पंपास, पुष्टास, ये सब घास के मैदान हैं, उनको ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सघन भूमध्य रेखीय वन या वर्षा वन कह लीजिए। तो ये यहाँ पर क्या है? घास के मैदान हैं। जैसे वेल्ड जो बोला जाता है वो अफ्रीका के लिए बोला जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि घास के मैदान है, वन माना जाता है, सघन भूमध्य रेखीय वन या वर्षा वन है। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पर सिडनी बुर्रार्ड एक वैज्ञानिक थे, सिडनी बुर्रार्ड। तो इन्होंने जो है एक वर्गीकरण किया था, नदियों के आधार पर जो है हिमालय को बांटा था। तो उसमें नेपाल हिमालय है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो काली और तिस्ता होगा। तो मैं आपको एक इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि अब भारत के नक्शे में अगर आप जाएं, देखिए मैप हर जगह काम में आएगा। तो इस तरह से जो है ये भारत का नक्शा है। तो इसे इन्होंने 4 भागों में बांटा था। पंजाब हिमालय सबसे पहले, फिर था आपका कुमाऊन हिमालय, फिर आपका आ गया नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। तो इस तरह से इन्होंने ये असम हिमालय पूरा क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाका है। तो इस तरह से इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर काली और तिस्ता नदी है। शुरू में अगर हम पहले यानी पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज होगी। फिर बाद में कुमाऊन में जाएंगे तो सतलज के साथ में काली नदी मिल जाएगी। नेपाल में काली और तिस्ता नदी है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे असम में तो तिस्ता के साथ में दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। तो इनको क्या है कि ये अपना जो भौगोलिक भू आकृतिक प्रदेश है उसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु तत्व किस किस्म का है? तो देखिए लौह धातु तत्व किस्म से मतलब है कि उसमें कितने प्रतिशत लौह के अंश विद्यमान हैं। तो हमारे यहाँ पर हेमेटाइट है जो गुणवत्ता की दृष्टि से दूसरी रैंक पर आता है। पहली रैंक पर कौन सा आता है? मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, उसके बाद में लिमोनाइट और फिर एंड में सिडेराइट जो बहुत भूरा होता है। तो इनमें जो लौह तत्व होते हैं देखिए यहाँ पर तो ये 75% तक होते हैं। मैग्नेटाइट में जो लौह तत्व हैं वो 75% तक होते हैं और हेमेटाइट में वो 70% तक पाए जाते हैं। तो इस तरह से गुणवत्ता का जो स्तर है वो गिरता जाता है। ये छोटी छोटी एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज है। तो इनको अपन मेंस के किसी भी पेपर में भी काम ले सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में जो 95% लौह धातु है वो आपका उड़ीसा और आपकी झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। तो ये जो 7 राज्य हैं यहाँ पर इनका लौह धातु का प्रमुख गढ़ माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये है कर्नाटका। 2016-17 में नहीं, आज भी 2019 में भी कर्नाटक को फर्स्ट जो है कॉफी के क्षेत्र में है। और मैं बता दूं कि रोबस्टा और अरेबिका तो ये दोनों ही हैं, ये कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस बारे में आप और सर्च कीजिए। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। तो देखिए रूर औद्योगिक प्रदेश है, ये जर्मनी में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका विकल्प सही नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। यदि यहाँ पे कोई एक देश का नाम होता तो आपके कंफ्यूज होने का कारण बनता। पोलैंड में मुख्य रूप से चमड़ा जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत विशेष बात नहीं है। लंदन भी पूरा एक देश आ गया। पिट्सबर्ग या किसी एक जगह का नाम आता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पर जो सबसे सही और आसान विकल्प है बिना कंफ्यूज हुए वो जर्मनी है। आगे बढ़े। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम तो नदी से संबंधित है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो कनाडा की प्रणाली है, वहाँ से जो है हमने इस गुण को जो है अपनाया है। कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसको माना गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और राज्यपालों की नियुक्ति और जो सुप्रीम कोर्ट के जो परामर्शीय न्याय निर्णय हैं, ये सारी चीज़ें कनाडा के
संविधान से हमने ली है। फ्रांस के संविधान से जो मुख्य चीज है वो क्या है? रिपब्लिकन, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्र। ब्रिटेन के संविधान से जो है हमने बहुत सारी चीजें ली है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन मान लीजिए, एकल नागरिकता मान लीजिए, और जितने भी हमारे संसदीय विशेषाधिकार हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वो सब ब्रिटेन के शासन से ली है। जर्मनी, तो जर्मनी के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपातकाल का जो समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है वो हमने जर्मनी से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप, सबसे बेहतरीन सोर्स है जो पॉलिटी में हमने क्रैश कोर्स करवाया है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन कभी भी इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि वो सबके लिए नासूर हो। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि जिसने पढ़ने के तरीके में थोड़ी से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को काम में लिया है वो उस एग्जाम को पार कर ले जाएगा। और इसमें आया हुआ जितने भी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें इस एग्जाम पेपर से पहले हमने करवाई थी कोर्स में, डेट और वहाँ पर आप टाइम के साथ में आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें नोट्स से बाहर नहीं गई हैं बिल्कुल भी, क्योंकि नोट्स को बनाने में जो समय और जिस डेडिकेशन को झोंका जाता है टीम के द्वारा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं। चीज़ें मोर देन इनफ होती है वहाँ पर, किसी भी तरह की चीज़ें वहाँ पर मिस नहीं होती, क्योंकि हमारा ये दृष्टिकोण होता है कि चीज़ें ज़्यादा हो जाएं लेकिन कमी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे साहब PN भगवती। ये भी क्लास नोट्स का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। सन 1980 में जो पहली बार PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो PN भगवती साहब उस वक्त हमारे जो थे उस वक्त के प्रमुख मुख्य न्यायमूर्ति थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास, तो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की है, लेकिन ये संशोधन के कारण हुई है 2006 में। जब 2000 से आयोग ने कार्य करना शुरू किया था तो उस वक्त 1+4 थी, और मैं आपको बता दूं कि 1999 में इसकी स्थापना की गई थी राज्य मानवाधिकार आयोग की। वर्तमान में गोपाल कृष्ण जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, जो नए साल यानी कि वर्ष 2021 जनवरी में उनकी नियुक्ति हुई है, गोपाल कृष्ण। कांता भटनागर थी, वो प्रथम हमारी वो थी, कांता भटनागर, वो हमारी प्रथम इसकी जो है अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग की। और 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी होता है टेन्योर, उसको मान लिया जाता है, क्योंकि देखिए 70 वर्ष यहाँ पर क्यों है, अब ये भी जोर देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अध्यक्ष होते हैं ये किसी ना किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, तो वो अपना कार्यकाल वहाँ पर 65 वर्ष तो करके आते ही हैं, तो उसके बाद में जो इन्हें यहाँ पे समय निकालना होता है तो वो 5 और 70 वर्ष इनका क्राइटेरिया है। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश होगा। सबसे पहले राजस्थान में हुई थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में। कहाँ से? नागौर से जो है इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि हमारे जो MP थे वो मंत्री बने थे पंचायती राज के, वो नागौर से ही सांसद थे। साथ ही में नवंबर 1959 से आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था शुरू हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप इन्हें लिखते चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आमतौर पर किताबों में ये जानकारियाँ हर जगह नहीं दी होती, एक साथ एक जगह देना संभव नहीं होता। मूल अधिकारों से संबंधित जो है यहाँ पर याचिका के बारे में पूछा गया है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही दायर की जा सकती है। तो रिट अधिकारिता जो क्षेत्र है वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में है और 226 के तहत हाई कोर्ट में है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करूँ कि सबसे ज़्यादा जो अधिकार हैं मूल अधिकारों से संबंधित याचिकाओं के लिए, तो वो हाई कोर्ट में ज़्यादा है, क्योंकि ये केवल और केवल रिट अधिकारिता क्षेत्र पे दी जाती है। अन्य चीज़ों के लिए आपको पहले हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद का हिस्सा था? ये अनुच्छेद 19 का हिस्सा था, और वर्तमान में भाग 12 और 400A अनुच्छेद में ये आता है। इन चीज़ों को आप और कंफर्म कीजिए, M लक्ष्मीकांत की आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये क्या है, ये विधिक अधिकार है, ये है विधिक अधिकार। पहले क्या था? पहले तो साहब ये
मूल अधिकारों में आता था, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। बाकी इसके बारे में आप और सर्च कीजिए, और चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हो सकता है उनमें कभी कोई फैक्ट में कमी रह जाए, तो आपको वो क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? देखिए, मनोनीत का जो सिस्टम होता है वो विधान परिषद में होता है। हमारे यहाँ पर जो विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, विधानसभा ही है, तो इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। तो ये जो हमारी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, तो उसमें फ्रेंड्स बीच में एक लाइन आती है और वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है। बाकी आपको प्रस्तावना को कई बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सारी चीज़ें उसमें जो है लिखी हुई हैं, तो उनके क्रम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना को एक बार आप जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रस्तावना देश के नागरिक होने के नाते भी हमें पता होनी चाहिए। और हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, उसमें प्रस्तावना को किसी भी तरीके से छोटे बड़े क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं हैं उनमें हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल है, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी बिल्कुल है, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी बिल्कुल है, और साथ में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो भी है। देखिए, इसको लघु संविधान बोला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत के लघु संविधान के रूप में किसे नामजद किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को है वो लघु संविधान के रूप में दर्ज किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी में ही लिखी हुई हैं। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है 7वीं अनुसूची के तहत वो भी यहाँ पर है कि आपके केंद्र की सूचियाँ, राज्य की सूचियाँ और अवशिष्ट और समावर्ती सूचियाँ, ये सबको यहाँ पर स्थान दिया गया है। द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था को समाप्त किया गया था प्रांतों में। तो ये जितनी भी चीज़ें एक बार आपको ये पूरा पढ़ लेना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में लोकायुक्त जांच के दायरे में आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। आरएस 2016-18 में भी इसको पूछा गया है। आरएस 2018 का जो मेंस था वहाँ पर भी 5 नंबर के फॉर्मेट में आया था, और यही था बस, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा वो मंत्री हो सकता है, सचिव भी हो सकता है, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष भी हो सकता है, राज्यपाल नहीं हो सकता। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को विशेष स्थान दिया गया है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल को भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर आप उन्हें काट दीजिए तो आपके पास एक ही विकल्प रह जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं उनको छोड़ करके ये समस्त जो गवर्नमेंट सर्वेंट है स्टेट गवर्नमेंट में उन पर लागू होती है। एक तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश या कोई भी कर्मचारी, हाई कोर्ट की बात हो रही है, न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, उस पर ये लागू नहीं होती। साथ में महालेखागार और इसके अलावा आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, उन पर यह लागू नहीं होती। इसके अलावा विधानसभा के जो सचिवालय के जो स्टाफ है ना, ये उन पर भी लागू नहीं होती। सचिवालय के स्टाफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सदस्य हो भले उसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से किया गया था। आरएस प्री 2018 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। ये जो था यही वहाँ पर आंसर में भी था। तो प्लीज़ आप जो 1935 का जो शासन अधिनियम है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, यहाँ पर एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न आ गए। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद के जो न्यूनतम संख्या है वो 91वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान में लाया गया है।
संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है कि 12 से मतलब कम नहीं होगा और अधिकतम में जो है मैक्सिमम लिमिट में 15 है। तो मुख्यमंत्री सही था ये, तो 11+1 इसका सही जवाब है। और अधिकतम पूछा जाता तो विकल्प तीसरे पर आपको गौर करना पड़ता। तो ये 91वें संविधान संशोधन से मुमकिन हो पाया। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है आपको, ये आपको सही है। संविधान संशोधन की जो बैठक है ये अनुच्छेद 102 में नहीं 108 में वर्णित है। तो क्वेश्चन में ये विकल्प 3 है, ये गलत हो गया। तो आपके पास जो विकल्प बचे हैं वो क्या बचे हैं? यही तो बचे हैं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए। विकल्प इसमें जो है काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, आरपीसी को उन्होंने ऑब्जेक्शन भेजा था। एक बार आप इसे कंठस्थ कीजिए अपने स्तर पर। सबसे बेहतरीन स्रोत है एम लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी की भी मदद ली जा सकती है और क्लास लेक्चर जो है इसमें काफ़ी कारगर साबित होंगे। कौन सा चैप्टर? संसद वाला चैप्टर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अब इसके लिए आपको जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स है, यानी कि राजनीति आफ्टर स्वतंत्रता पश्चात जो भारतीय राजनीति परिप्रेक्ष्य है उसको पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। साथ में जो प्राइम मिनिस्टर की एक सीरीज है शेखर कपूर ने जिसे होस्ट किया है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी हैं कि कांग्रेस का जो एक तंत्र पूरे देश में शासन था उसका किस तरह से जो है अंत हुआ था और कैसे पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, अगर आप इसे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल सही है। और मैं आपको जानकारी और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर ऊपर, संयुक्त बैठक है ये संविधान संशोधन या धन विधेयक जैसे बड़े मामलों पर नहीं बुलाई जाती। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखना। और अभी तक जो पूरा हमारा संविधान बना है ये संयुक्त बैठक केवल 3 बार बुलाई गई है। वो कौन कौन से समय थे? वो था आपका एक तो दहेज निषेध अधिनियम 1960 का। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवा आयोग का जो अधिनियम था, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। इसके अलावा आपका आतंकवाद निवारण विधेयक। ये 3 ऐसे गंभीर मामले थे जहां पर आपको संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। तो इन सारी चीज़ों को हम कभी भी आंसर राइटिंग में भी काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो 1977 में थी और ये वर्ष 2001 में थी। चलते हैं आगे। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए, अब 2016 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2021 आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो 2020 का जो आंकड़ा है मैं आपको वो दे देता हूँ कि यहाँ पर भारत की जो रैंक थी वो 131 रही है। 189 देशों में की इसमें जो है एस्टिमेट किया गया है और वर्ष 2019 में ये रैंक 129 रही थी। साथ ही में फर्स्ट रैंक है जो 2020 के अनुसार वो नॉर्वे की है। देखिए, यूएनडीपी एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो इस सूचकांक को निष्पादित करती है। इसके अतिरिक्त सूचकांक कुछ आधारों पर निकाला जाता है, जिसमें सबसे पहले शिक्षा है, दूसरा फिर आपका स्वास्थ्य और फिर तीसरा है आपका जीवन स्तर, यानी कि जीवन प्रत्याशा, आप उसे मान सकते हैं। तो ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो भारत की स्थिति इसमें काफ़ी ज़्यादा निम्न है, क्योंकि इसके क्राइटेरिया इस तरह के हैं कि उसमें भारत जो है उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो इन चीज़ों को वर्तमान में आप याद रखिए। 131 रैंक है। आगे चलते हैं।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो NK सिंह जो है होंगे, इसका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय हर 5 साल में वित्त आयोग की जो है एक अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। तो हर 5 साल का जो है इनका एक तरह से कार्यकाल रहता है। ये नॉर्मली सरकार की अनुशंसा पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है, तो सरकार बदलती है तो ये भी बदल जाते हैं एक तरह से, आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब जयपुर है, लेकिन अब ये भी करंट का क्वेश्चन है तो वर्तमान में हमारे काम का नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में मुख्यतः जोर दिया गया था, तो इसका सही जवाब है वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। देखिए, अब ये जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सन 1951-52 से जो शुरू हुई और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो अब तक 2017 तक जो चली है, साथ में कुछ वार्षिक प्रोग्राम भी है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर जो है उन्हें अडॉप्ट किया गया था तत्कालिक सरकार ने। तो उनके जो जो लक्ष्य हैं, उनके जो जो एम उन्होंने जो मुख्य जोड़ दिया गया था, जैसे कृषि, फिर उद्योगों पर, औद्योगिक इकाइयों पर, फिर आत्मनिर्भरता पर, इस तरह के जो वो है प्रायोरिटी यानी कि जोर, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक स्लोगन होता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता है। तो इसी तरह से जितनी पंचवर्षीय योजना उनके स्लोगन याद होने ज़रूरी हैं। साथ ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना को मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था उससे परिणाम उससे ज़्यादा बेहतर निकले थे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को आप विशेष रूप से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्न में से कुछ उप मिशन दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर एक जानकारी पूछी गई है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट में, अब आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाएगा। और ये देखिए, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसका सही आंसर है। तो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस योजना को, इस मिशन को शुरू किया गया था और इसी उद्देश्य से जो कृषि वानिकी एक मिशन है, उप मिशन के रूप में यहाँ पर वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था। तो गुणवत्तारोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि और पशुपालन में उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो है वृक्षारोपण, जाहिर सी बात है, ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक हिस्से के रूप में इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। तो देखिए, ये है 1 जुलाई 2017 और इसमें जो 5 तरह की स्लैब थी, 5%, 0%, 5, 12%, 18% और 28%। 18% इसमें 81% उत्पाद आते थे और वस्तु एवं सेवा कर, ये GST है, ये अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर इसे लाया गया है। साथ ही में मैं आपको इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि GST जो है ये केवल और केवल अंतिम गंतव्य पर लगता है, अंतिम गंतव्य पर लगता है। तो इसमें बार बार जो करों की रिटर्न स्लिप होती हैं उनसे निजात मिल गया कहीं ना कहीं आमजन को। साथ ही में सरकार की जो आय है वो इससे नए रिकॉर्ड पर पहुंची है। तो GST वस्तु एवं सेवा कर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में अन्य जानकारियों, संविधान संशोधन और अनुच्छेद से लेकर के सभी चीज़ों को हम एक साथ नोट्स में अगर लिख लें तो आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की है? तो ये है आपकी रतन टाटा ट्रस्ट और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IFAD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं तो वहाँ पर विदेशी संस्थाओं द्वारा जो भारत की मदद के रूप में चीज़ें हैं उनको यहाँ पर
बताया जाता है। राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व कितना था? तो देखिए ये इसको बदल के 2017 की जगह अपन 2019 कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो है यह आंसर 77.21 किलोमीटर हो जाएगा। एक दो दिन में नए आंकड़े आएंगे तो वहाँ पर जो है ये आंकड़ा फिर से बदल जाएगा। तो अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन देखिए वो करंट के साथ ही चलते हैं तो वो अच्छा रहता है। भारत में राजकोषीय नीति, देखिए राजकोषीय नीति है वो सरकार द्वारा जारी करती है, यानी कि वित्त मंत्रालय, और आरबीआई है वो मौद्रिक नीति जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिस पर हर 3 महीने में उनकी एक समिति का गठन होता है, उस पर बैठक होती है। सेबी है ये शेयर मार्केट से संबंधित है, और नीति आयोग ये थिंक टैंक है। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में आयुर्वेद, देखिए आयुष नाम से ही आप इसे देख सकते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। तो इसी के नाम में ही ये सारी पूरी एक तरह से फुल फॉर्म छुपी हुई है। चलते हैं आगे। देखिए ये भी इकोनॉमिक सर्वे का करंट का क्वेश्चन है, जो एक दो दिन में नए आंकड़े आएंगे तो इसे हम अपडेट करा देंगे। अपडेट से मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे है वही हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो जैविक खेती को प्रोत्साहित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसके लिए सरकार ने देखिए इस योजना की शुरुआत की है, और किसान, जैसे कि वर्ष 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को जो है वो दुगना किया जाए। तो दुगना करने के लिए ये उन बुनियादी जो वो हैं डिसीजन उनमें से एक है। तो जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ में जो एनवायरनमेंट को जो क्षति होती है पेस्टिसाइड के उपयोग से, उन सब चीज़ों को भी हम जो है सिस्टम से दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो यह है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख है वो 267 अनुच्छेद है। ये राष्ट्रपति की सामान्य मर्जी या सरकार की सामान्य मर्जी आप मान लीजिए, उनके द्वारा इसको अनुमोदित कर लिया जाता है। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, और इस निधि का गठन संसद ही करती है और संसद ही तय करती है। लेकिन इसमें निधि में कितना पैसा होगा, इस तरह के जो बातें हैं उन पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो संसद की बिना अनुमति के भी जो है राशि निकाली जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि जो ये संचित निधि, समेकित निधि, जैसे कि आप इंग्लिश में देख लें कंसोलिडेटेड फंड, ये अनुच्छेद 266 के तहत आती हैं, और इसमें से जितने भी अपने रेवेन्यू होते हैं, जैसे सीमा शुल्क, स्टाम्प है, उत्पाद शुल्क है, ये सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो यहाँ पे जमा किए जाते हैं, और इसमें संसद की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य होती है। चलते हैं आगे। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई? तो देखिए ये बजट था वर्ष 2016-17, और 1 जून 2016 से इसका प्रारंभ किया गया। मैं आपको बता दूं कि बालिकाओं के समग्र विकास के लिए समाज में सकारात्मक सोच, उनके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, एजुकेशन में सुधार लाने के लिए ये योजना लाई गई। तो बदलती हुई सरकार ने बदलते हुए नामों के साथ में इसको कई बार शुरू और बंद किया। तो राजश्री जो योजना है देखिए ये 6 किस्तों में कुल मिलाकर के 50,000 रुपये देने का प्रावधान करती है। तो माता पिता या अभिभावक को ये 6 जो है किस्तों में राशि दी जाती है, जो बच्ची के जन्म से लेकर के कक्षा 12वीं तक पास करने के दौरान उसे दी जाती है। निम्नलिखित राजकोषीय उपाय में से किसे जो है अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था में मंदी है, तो आप इस क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको IQ डेवलपमेंट करके ही आप इसे कर सकते हैं। तो मंदी है मार्केट में, यानी कि पैसे की कमी है, तो उस पैसे को कहाँ से लाया जाए? जाहिर सी बात है सरकार उस पैसे को अपने खर्चे में जो कमी करके
वहाँ से उसकी भरौती कर सकती है। अब जैसे हम लोग बाई चांस मान लीजिए कि देश में बहुत ज़्यादा अकाल और मंदी है, संसाधनों का अभाव है, तो ज़रूरी है कि हम लोग मिसाइल खरीदें या नई टेक्नोलॉजी या बुलेट ट्रेन को लेके आएँ देश में। तो उससे अच्छा है कि हम उस पैसे से किसी योजना के थ्रू या सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जनता में वितरित करें, तो सरकारी व्यय में कमी इसका उपयुक्त विकल्प माना जाएगा। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। इसके लिए आपको आवर्त सारणी की समझ होना ज़रूरी है। तो 4, 5, 6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षक में, वो सिलिकॉन, नाइट्रोजन और सल्फर के में होते हैं। तो सिलिकॉन, नाइट्रोजन और सल्फर ये जो है पी ब्लॉक, जैसे नाइट्रोजन है ये पी ब्लॉक श्रेणी का तत्व है। तो वहाँ पर हर जो एक स्तंभ है यानी कि एक वर्ग है और एक पंक्ति है, इस तरह से। तो उन जितने भी आवर्त सारणी के तत्व हैं उनको पंक्ति और वर्ग के अनुसार बांटा गया। तो उसमें एस पी डी एफ है और हर तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो ये देखिए आवर्त सारणी टॉपिक है, वहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो 2010 होगा। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जो एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा वो है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल है, ये विटामिन डी का एक स्रोत है प्यारे बच्चों, जो स्किन को यानी कि त्वचा को रिकवर करता है, त्वचा को क्या करता है, पोषित करता है। तो इन सारी चीज़ों को अपन को बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आरबीएससी और एनसीईआरटी को पढ़ करके जो भी नॉलेज अपन को मिलती है उनको अपन लिखते चलें। तो ऐसे क्वेश्चन है वो अपन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? तो यहाँ पर तालाब इसका बिल्कुल उचित आंसर होगा, क्योंकि तालाब में देखिए प्रतिलोमित एक तालाब होता है, उसमें बड़ी मछली है वो बहुत कम होती हैं, उससे छोटी मछलियाँ काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। फिर आपको वो उन मछलियों को खाने के लिए जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे। तो इस तरह से अपन देखें तो जो बड़ी चीज़ है वो कम होती है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो उसकी जो जीव हैं प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो इसलिए तालाब इसका सबसे ज्वलंत, यानी कि जैव भार की बात हो रही है यहाँ पर, बायोमास, तो उसके लिए तालाब इसका बेहतरीन उदाहरण है। 15 फरवरी 2017 को ये भी करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में इसकी जो उपयोगिता है वो कम होगी, लेकिन आंसर इसका आप PSLV C37 को याद रख सकते हैं। मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G अक्षर है वो किस हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसे तो सब जानते ही हैं, ये जनरेशन है 4G यानी 4th जनरेशन। इसी तरह से कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान और जलवायु परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो वृक्ष प्रजातियाँ हैं उनकी जो विविधता है वो भी कम हो जाती है। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? तो ये है ट्रिप्टोफैन। भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इन लड़ाकू विमानों का उद्गम किस देश में हुआ था? तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। उपसर्ग नैनो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बोना। और नैनो का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अपन बहुत सूक्ष्म तक स्तर तक तकनीकी को लेकर के जाएं। भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया है? तो यह है बाड़मेर के पंचपतरा। और रिफाइनरी की स्थापना होने वाली है। HPCL का जो हिस्सा है वो 74% है और जो 26% है वो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट का है। साथ में जो भारत स्टेज उन्नत 4th और 6th
वैरायटी हैं उन स्तर के जो ईंधन हैं उनका उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। 43,219 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कई जो स्थानीय लोग हैं, गांव ग्रामीण लोग हैं, उनको यहाँ पर रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, तो ये 0.03% रहता है। तो यहाँ पर जो मौजूदा विकल्प हैं इनमें से ये सही माना जाएगा। लंदन धूमकोहा किस वर्ष में देखा गया? सन 1952 में। N6 बहुसंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम है, तो ये है लिनोलिक अम्ल। राजस्थान बोर्ड 10th क्लास की क्लास में जो है साइंस की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, अपन देख सकते हैं इसे। विद्युत मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई कूलाम है। फिर कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो अभी हमारी उसमें प्राथमिकता में नहीं है, तो इनको स्किप कर दिया जाए। जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में था, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के कारण ये परकोटा था। इसके अलावा आप जंतर मंतर को भी इस रूप में देखते होंगे, और हमारे 6 दुर्ग हैं वो भी हैं, और केवलादेव घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी है। तो ये 4 चीज़ें हमारी जो यूनेस्को की जो विरासत स्थल के रूप में जो है इसमें दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीक हजेला कौन है? तो ये भी देखिए तत्कालिक जो करंट के मुद्दे थे उनमें ये भी चर्चा का विषय में था। तो प्रतीक हजेला जो है इसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक के रूप में है। तो ये वर्तमान में तो देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर चीज पड़ी हुई है तो अपन को याद रहती है, बाकी वर्तमान में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रधानमंत्री के विज्ञान तकनीकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद के मुखिया हैं, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो ये ढाका में है। बिम्स्टेक के बारे में बता दूं कि जो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बहुपक्षीय संगठन है और 7 जो है यहाँ पर आपको सदस्य की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि सन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, और उस वक्त 4 सदस्य थे। बिस्टेक बोला जाता था, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो बाद में म्यांमार जुड़ने से इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। 2004 में नेपाल और भूटान भी जुड़ गए। तो ये क्या कि पूरा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया। तो अपना एक वातावरण तैयार करना है इस क्षेत्र में। ये सब देखिए यूएस ओपन टेनिस 2000 ये सब अब करंट के थे, अब इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो थीम है वो थोड़ा यूनिक है कि भारतीय खिलाड़ी अब तक के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं अपने सौरभ चौधरी। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है, तो ये उसी वक्त का नवाचार था जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा कॉमकासा है, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य एक समझौता है, तो दोनों राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों में अभिवृद्धि। देखिए सांस्कृतिक नहीं है, ये एक सैनिक समझौता है जिसमें एक दूसरे देश की जो सैनिक जानकारियां उनको साझा करना है। तो इससे सामरिक जानकारी यानी कि स्ट्रेटेजिक सामरिक संबंधों में अभिवृद्धि होगी। तो केवल एक सही है। अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री राजे ने इस योजना का शुभारंभ जयपुर के एक सरकारी विद्यालय में किया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml गर्म दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। तो वो दिन कौन से हैं? सोम, बुध और शुक्रवार। बिल्कुल सही है। तो पूरी योजना का जो सार था वो आपको यहाँ पे दे दिया। ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये वर्ष 2017 की नियुक्ति थी और पेपर 2018 में हुआ था, तो एक तरह से करंट का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तम पाचारणे इसका सही जवाब है, वर्तमान में बने हुए हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, अब आपसे ये नहीं पूछेगा। जो और नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि अब अधीनस्थ बोर्ड के आयोग में हरि प्रसाद शर्मा साहब हैं,
उनकी नियुक्ति हुई है, क्योंकि BL जाटावत पेपर लीक होने के कारण बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिस्करेज किया था और काफ़ी उनकी निंदा की गई थी। तो हरिप्रसाद शर्मा अधीनस्थ बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस तरह से आपके देखिए, ये तो करंट के क्वेश्चन है, इनका भी कोई खास मतलब नहीं है। तो ये 2018 का जो SI का पेपर है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर SI का पेपर नंबर फर्स्ट है, वो आपका यहाँ पे मैंने सॉल्व कराया है। सॉल्व कराने के पीछे देखिए सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद यही है कि अप्रोच जो हो वो साइंटिफिक होनी चाहिए और जितने विकल्प दिए हुए हैं उनकी भी आप जांच कीजिए, अच्छे से उन्हें क्रॉस चेक कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक